हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय या पेंशनर्स हो और आपको आईटीआर 2 फाइल करना है तो आप कैसे फाइल करोगे, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। अब सैलरीड एम्प्लॉय या पेंशनर्स की कैटेगरी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स इसमें या सैलरीड एम्प्लॉय कवर्ड होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें आर्मी के पर्सन हो या फिर मर्चेंट नेवी हो, एयरफोर्स हो, सभी एम्प्लॉयज के लिए जो रूल्स होता है दोस्तों इनकम टैक्स का, वो सेम टू सेम होता है। प्रोसेस आपको वही फॉलो कर रहा है जो सभी लोग फॉलो करते हैं। तो आईटीआर 2 आपको तब फाइल करना है जब आपकी सैलरी की इनकम के साथ साथ पेंशन की इनकम आ रही हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सेल आउट किया हुआ है, या फिर आपने फॉरेन कंट्री में कोई ट्रांजेक्शन किया हुआ है। अब देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि इंडिया में रहते हुए वो फॉरेन कंट्री में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें बाई और सेल करते हैं, तो उनकी ये ट्रांजेक्शन्स जो होती है उनके पैन नंबर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंडिया में रिपोर्ट होती है। ऐसे केस में फॉरेन ट्रांजेक्शन्स को आपको आईटीआर में कंसीडर करना होता है। इसके अलावा यदि आप क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन किए हो या आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, जैसे आपको पीपीएफ का पैसा मिला, एलआईसी का मिला, सुकन्या समृद्धि का मिला हुआ है, ग्रेच्युटी पेंशन, तो ये सब दोस्तों एग्जेम्प्ट इनकम कैटेगरी में आती है। ऑनलाइन गेमिंग हो गया, क्रॉसवर्ड पजल्स हो गया, या फिर आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस आपने किया हुआ है। देखो क्या होता है कि जब आप फॉरेन कंट्री के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, इवन कि आपने उसको सेल आउट नहीं किया हुआ, आपने सिर्फ पैसे ट्रांसफर किए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये ट्रांजेक्शन्स भी आपको अपने आईटीआर में रिपोर्ट करनी पड़ती है शेड्यूल एफ ए में। ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर्टी की कोई भी सेलिंग आपने की हुई जिसमें एलटीसीजी एसटीसीजी आपको हो रखा है, और जब आप प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन्स को आईटीआर में रिपोर्ट करते हो तो आपको काफी सारे एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं, सेक्शन 54 से लेके सेक्शन 54 ईसी तक। ये जो एग्जेम्पशंस होते हैं प्रॉपर्टी के, ये सिर्फ और सिर्फ आईटीआर 2 में आपको मिलते हैं, या फिर आईटीआर 3 में आप इसको क्लेम कर सकते हो। अब आईटीआर 2 फाइल करने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है इनकम टैक्स पोर्टल पे। लॉगिन करने के बाद जब मेन डैशबोर्ड पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको ई फाइल पे क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न, और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखो असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 26-27, ऑनलाइन मोड, देन कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे इंडिविजुअल, देन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आईटीआर 2 फॉर्म सेलेक्ट करना है, प्रोसीड विद आईटीआर 2 पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एजेंशन लिमिट, या फिर आप यहाँ पे अदर्स पे भी क्लिक कर सकते हो, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, ये आपके लिए मैंडेटरी है, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आप यहाँ पे इनकम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी इनकम, जैसे कि यहाँ पर एक तो सैलरी की इनकम आपको लेनी है, यदि आपकी सैलरी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी है तो आप लोगे, यदि आपको स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में हुआ है तो आप कैपिटल गेन पे सेलेक्ट करोगे, 112A पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यदि क्रिप्टो में कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो शेड्यूल वीडियो सेलेक्ट करोगे, अदर सोर्सेज आपके लिए मैंडेटरी है। इसके बाद अदर सोर्सेज आपको मैंडेटरी है। इसके बाद यहाँ पे शेड्यूल एसआई आपको सेलेक्ट करना है, एग्जेम्प्ट इनकम है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। और यहाँ पर है कि यदि आपके कुछ फॉरेन कंट्री में ट्रांजेक्शन हो रखे हैं तो शेड्यूल एफएसआई और शेड्यूल टीआर को आपको सेलेक्ट करना है। आपको कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है, स्किप द क्वेश्चंस पे आपको क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो जनरल इंफॉर्मेशन पे आप क्लिक करोगे, ये आपको पता है, ये फाइलिंग स्टेटस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो रेजिडेंट आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको 182 डेज सेलेक्ट करना है यदि आप इंडिया के रेजिडेंट हो। और यहाँ पे जितने भी पॉइंट है सब पे आपको नो पे क्लिक करना है। आपकी एक बैंक की डिटेल प्री वैलिडेटेड होना चाहिए, कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको शेड्यूल सैलरी अपडेट करना है। देखो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी का जो सेक्शन है, इसमें आपकी जो सैलरी का डेटा होता है ये प्री फिल्ड होकर के आता है आपके AIS-TIS से। आपको बस काम क्या करना है कि अपने फॉर्म 16 से इस सैलरी के अमाउंट को मैच कर लेनी। इसके बाद नेक्स्ट होता है यहाँ पे अलाउंसेस, जो कि एक आर्मी पर्सन, मर्चेंट नेवी हो गया या एयरफोर्स हो गया, और भी जितने भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं उनको मिलता है। तो न्यू टैक्स रेजिम में वैसे आपको ज्यादा अलाउंसेस तो अलाउड नहीं है, जैसे डेली अलाउंस हो गया, कन्वेंस या ट्रेवलिंग अलाउंस, बस यही आप क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा कोई अलाउंस यहाँ पे अलाउड नहीं है। ओल्ड टैक्स रेजिम में जाओगे तो आप जो है अपने अलाउंसेस को क्लेम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप एड एनर पे जाओगे, जैसे नॉर्मल यहाँ पे सेक्शन 10(14)(1) और सेक्शन 10(14)(2) में ही ज्यादातर जो अलाउंसेस होते हैं आपके क्लेम होते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में। और न्यू टैक्स रेजिम में सेक्शन 10(41) सेक्शन 10(14)(2) ये आपको दोनों दिखेगा। तो बस केवल 3 अलाउंस यहाँ पे अलाउड है, बाकी कोई भी अलाउंसेस आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते।
तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे अमाउंट आप एंटर करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो आपकी जब नेट सैलरी आ जाती है, मतलब जो ऊपर में आपने ग्रॉस सैलरी रिपोर्ट की थी उसमें से अलाउंसेस आपके माइनस हो जाते हैं और यहाँ पे डिडक्शन आपको सेक्शन 16 में यानी कि 75,000 रुपीज तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है और यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी शेड्यूल सैलरी अपडेट हो जाती है। अब हाउस प्रॉपर्टी में आप आओगे तो यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी में कुछ रेंटल इनकम हो रखी है तभी आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। यदि रेंटल इनकम नहीं है तो आप न्यू टैक्स रेजिम में सेल्फ ऑक्युपाइड रिपोर्ट नहीं कर पाओगे, आपको उसके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम में ही जाना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है शेड्यूल कैपिटल गेन। मैंने आपको बताया था कि यदि आपकी शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखी है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो। अब शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 सेलेक्ट करना है। इसमें आपको ऐड एनर पे जाना है, यहाँ पर आपको 111A सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डालना है, मतलब कितना टोटल सेल आपका हुआ म्यूचुअल फंड और शेयर का। तो देखो एक तो हो गया कि आप जब अपना AIS चेक करोगे तो उसमें आपको टोटल सेल वैल्यू दिख जाती है, लेकिन फिर भी आपने जिस भी प्लेटफॉर्म से ट्रांजेक्शन किया जैसे जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, वहां से आप अपनी कैपिटल गेन की स्टेटमेंट 25-26 का टैक्स P&L रिपोर्ट आप डाउनलोड कर लेना। उसको ओपन करके आप यहाँ पे टोटल सेल डाल देना। यहाँ टोटल कितना आपका परचेस कॉस्ट था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसका कितना एक्सपेंसेस आपका हुआ उसी स्टेटमेंट से दिख जाएगा कि ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी या फिर सेबी का कितना चार्जेस पे किया आपने, DP के चार्जेस कितने आपके पे हुए, सब आपको टोटल करके यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक करना है। वैसे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी आना है और यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 3 पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एडिट पे जाना है, इसके बाद फिर शेड्यूल 112A एड एनर पे आप जाओगे। यहाँ पे आपको आफ्टर 31 जनवरी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर भी आपको सेल वैल्यू डालनी है, उसका कितना टोटल कॉस्ट था वो डालना है, कितना आपने खर्चा किया। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन आ जाएगी, इसके बाद कंफर्म पे आप क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आपको फिर से सेव पे क्लिक करना है तो आपकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाती है। अब देखो एक काम आप जरूर कर लेना, यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर F में नीचे चले आना है। यहाँ पर आपको ब्रेकअप देना है। शॉर्ट टर्म के केस में पॉइंट नंबर 1 में आपको यहाँ पे गेन डालना है, ठीक है, पीरियड वाइज आपको डाल देना होगा। और इसके बाद जो लॉन्ग टर्म था, लॉन्ग टर्म के केस में पॉइंट नंबर 5 में आपको यहाँ पे जो है डिटेल अपनी इंटर कर देनी। यदि आपको लॉस हो रखा है या फिर आपका जीरो है तो उस केस में आपको जीरो ही सब में एंटर करना है। सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव फिगर लेगा, नेगेटिव फिगर नहीं लेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको शेड्यूल 112A में भी कुछ इंटर नहीं करना है, आपको ओके पे यहाँ पे क्लिक करना है, कंफर्म आपको कर देना है। और यहाँ पे आपको शेड्यूल अदर सोर्सेज में जैसे आपकी सेविंग बैंक इंटरेस्ट, FD की इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम है तो आप इस पे क्लिक करके अपना अमाउंट जो है इंटर कर सकते हो। ऐसे डाटा जो है प्री फिल्ड होकर के आ जाता है। देखो पॉइंट नंबर 1 में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना आपका जो है गेन यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। वैसे आपको पॉइंट नंबर 1 में आपको अमाउंट दिख जाता है कि कितना आपका प्री फिल्ड होकर के आया। फिर भी आपको अपने TIS से इसको क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना है। यदि आपको ऑनलाइन गेमिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स या फिर जो कार्ड गेम्स होता है उससे आपको इनकम हो रखी है तो आपको पॉइंट नंबर 2 में आना है। यहाँ पे आप अपने सारे स्पेशल रेट की इनकम को आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे एडिट पे जाना होगा और सब में अमाउंट आपको इंटर करना है। जैसे 115B हो गया, 111BBJ ऑनलाइन गेमिंग के लिए होता है तो आप अपना अमाउंट इसमें इंटर कर सकते हो। यहाँ पे आपको हॉर्स रेसिंग का इनकम कुछ रिपोर्ट करना है तो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 में आपको यदि कोई डिविडेंड की इनकम हो रखी है तो आपको पॉइंट नंबर 10 में उसका ब्रेकअप देना पड़ता है। यहाँ पे लॉटरी की इनकम होगी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसिंग, ये आपको पीरियड वाइज यहाँ पे गेन रिपोर्ट कर देना है। और ऑनलाइन गेमिंग के लिए आपको इसमें रिपोर्टिंग करनी है। डिविडेंड यदि आपका रिसीव हुआ है तो डिविडेंड का फिगर आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। वैसे डिविडेंड का ये प्री फिल्ड होकर के डेटा आ जाता है, आपको यहाँ पे इंटर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखो CYLA, BFLA, CFL और शेड्यूल SI ये सब पे क्लिक करना है, आपको कंफर्म करना है। ठीक है, इसमें आपको कोई डेटा इंटर नहीं करना है, जो आप ऊपर में एंट्री करोगे उसी से ही सारा आपका अपडेट हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर 6A में आप आओगे तो यहाँ पर यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो 80 CCD2 का जो कि आपको नेशनल पेंशन के लिए बेनिफिट मिलता है वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे पार्ट B में जाओगे तो देखो ये सारे जो डिडक्शंस है ना 80C से 80U तक इसमें ब्लॉक कर दिए गए। सिर्फ यहाँ पे 80 CCD2 का आप एंट्री कर सकते हो न्यू टैक्स रेजिम में। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में भरो तो ऊपर में आप सारा अमाउंट जो है इंटर कर सकते हो। और यहाँ पर आपको इंटर करने के बाद इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे शेड्यूल फॉरेन एसेट्स, यदि आपका कोई फॉरेन कंट्री में ट्रांजेक्शन हो तो आप इसको अपडेट कर दोगे। AMTC में आपको क्लिक करना, कंफर्म करना है।
पार्ट बी टीटीआई में आपको ना अपना कंप्यूटेशन देख लेना टोटल इनकम का। टैक्स पेड वाले में आप आओगे तो आपका कितना टीडीएस वगैरह कटा है, कितना है आपने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एडवांस टैक्स जमा किया है, आप इसमें चेक करके कंफर्म कर लेना। इसके बाद आपको पार्ट बी टीटीआई पे आना है। ये आपको जो है इसमें दोस्तों आपकी टोटल कंप्यूटेशन दिख जाती है। तो ये शेड्यूल अपडेट करने के बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है और जैसे आप आईटीआर अपनी भरते हो हर साल उसी तरीके से आपको फाइल करनी है। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। और दोस्तों आप यदि हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो आईटीआर फाइलिंग के लिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ, आप कांटेक्ट कर सकते हो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।